बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव है। कई मुद्दों पर घमासान है। एसआईआर पर विवाद, रोजगार का सवाल, भ्रष्टाचार के आरोप और कानून व्यवस्था का हाल। नीतीश और बीजेपी के एनडीए पर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हमलावर है। ऐसे में बिहार में किसकी बहार है और विपक्ष कितना तैयार है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं बिहार से आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव। कंचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंचना जी, हाल ही में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, खूब बवाल मचा। अब फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। संतुष्ट हैं या फिर अब भी चुनाव आयोग पर डाउट है? नहीं, बड़ी संख्या में नाम काट दिया गया तो कौन सी बड़ी संख्या में नाम अभी नहीं कटा है जो फाइनल लिस्ट में आया है? अगर टोटल इसमें जोड़े तो उससे ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ है। हमारा सवाल जो तब था, हमारा सवाल आज भी वही है कि आप नाम तो काट दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार यह नहीं ब्रीफ कर सकता है कि इतना जो नाम कटा है वो किसकी वजह से कटा है, कितने डॉक्यूमेंट्स दे पाए? 3 या 4 लाख के आसपास बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हुए हैं। तो क्या आधार कार्ड, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप आधार कार्ड लीजिए, और आधार कार्ड कहने के बावजूद भी 3 से 4 लाख लोगों का नाम कट गया, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। जहां आप एक तरफ दावा करते हैं कि बिहार में आधार सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, मतलब जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा आधार कार्ड है, और इसीलिए आप आधार कार्ड नहीं ले रहे थे, और इसके बावजूद भी 3 से 4 लाख लोगों का नाम काटना पड़ा क्योंकि आप कह रहे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए वो लोग। तो ये एक बड़ा सवाल तभी इलेक्शन कमीशन, आज भी इलेक्शन कमीशन पे है कि आखिर में आपने ये प्रोसेस किया कैसे? आप एक तरफ जो दावा करते हैं वो अलग है और जो नतीजे आते हैं वो अलग हैं। 65 लाख लोगों का, अभी टोटल 69 लाख लोगों का नाम कट गया। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और नाम कैसे काटे आप बताइए। 1 सितंबर से जो फॉर्म जो नए वोटर्स होते हैं उनका 1 सितंबर तक टोटल जो वोट की संख्या थी वो 16 लाख के आसपास थी, और 1 सितंबर से कोई नया फॉर्म नहीं लिया जा रहा था। पुराने ही फॉर्म्स में डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरीफाई किया जाता कर रहे थे, कोई एडिशन नहीं हो रहा था। इसके बावजूद अब कह रहे 21 लाख नए वोटर ऐड हुए। 1 सितंबर में जो आप लिस्ट निकाले 16 लाख थे, तब से नए नाम तो ऐड ही नहीं हो रहे। तो आपने नए नाम के लिस्ट में 21 लाख वोटर कैसे कर दिया? मतलब 3 से 4 लाख आपने ऐड किए हैं। इनफैक्ट एडिशन हो नहीं रहा, तब भी एडिशन आप कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक बेटर ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद हमें इलेक्शन कमीशन से अच्छा, नाम काटने को लेकर आप लोग सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या आरजेडी के पास इसको लेकर पुख्ता आंकड़े भी है कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए? बिल्कुल आंकड़े हैं, और हम आपको यह बता दें कि अभी एक रिपोर्टर कलेक्टिव है, हालांकि दूसरे चैनल पे दूसरे रिपोर्टर का नाम लेना ठीक नहीं क्योंकि कोर्ट में कर रही हूं, और उन्होंने बताया कि जो ढाका, जो पूर्वी चंपारण इलाका है, वहां से बीजेपी के विधायकों ने नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया था। नाम कटवाने के लिए टारगेटेड किसके? मुसलमानों के नाम कटवाने के लिए, और ये रिकॉर्ड है पूरा। और मैं यहाँ पर आपको शो भी कर सकती हूँ कि आज भी रास्ते में आते हुए मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ी तो मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था चकरा गया कि 2-2 बीजेपी के विधायक जो हैं वो एप्लीकेशन देते हैं कि ये मुसलमान के नाम यहाँ से इतने हटने चाहिए, क्योंकि वो ढाका विधानसभा में पिछली बार मात्र 10,000 वोटों के अंतर से बीजेपी जीती हुई थी, और उनको पूरा इस बार भरोसा है उनको अपने आप पर कि 10,000 जो वोट का अंतर है वो इस बार काफी होने वाला है, और यहाँ पर आरजेडी और महागठबंधन जीत जाएगी। तो इनके जो पैतरे हैं, मैं तो कहूंगी पैतरे हैं, किस तरीके से होते हैं कि अपने एक्स्ट्रा नाम ऐड करवाओ और उनके वोटर्स से नाम कटवाओ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लीडर सवाल खड़ा हो रहा है मैम की देखिए, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि निष्पक्ष प्रक्रिया थी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो सबूत के साथ आ जाए हमारे पास। फिर इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है ना कि आरजेडी को क्यों लगता है कि किसी खास वर्ग को टारगेट किया गया है, जहां पर डांका डाला जा रहा है। और आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं, जिस रिकॉर्ड की बात कर रही है, क्या चुनाव आयोग को आप लोगों की तरफ से वो दिया गया? देखिए, अब आपको मैं बता, चुनाव आयोग को हम कितना भी कहते हैं, हर छोटी सी छोटी लड़ाई के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट। हर छोटी सी लड़ाई, आधार कार्ड ऐड करवाना है तो भी सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम मिलने का टाइम मांगे, इलेक्शन कमीशन हमें मिलने का भी टाइम ना दे, हम उनसे शिकायत करें तो सीधे वो आके हमको धमकी दे कि माफी मांगी है, देश से माफी मांगना पड़ेगा। ये तो रवैया है चुनाव आयोग का। और ये कह रहे थे ना, घुसपैठिए घुस गए हैं बिहार में और उनका वोटर हम चाहते हैं, और इसीलिए हम नहीं चाहते कि एसआईआर हो। तो मैं सीधे चुनाव आयोग से पूछती हूं कि आपने फाइनल टैली जारी किया ना, आप बताइए कि उसमें आपने घुसपैठिया क्यों नहीं दिया?
आपको घुसपैठियों की संख्या बतानी चाहिए थी, नहीं बता रहे हैं आप। और यही मैं सरकार से भी पूछ रही हूँ, मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो चाहे बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं और या चाहे जदयू के नेता हो जो बीजेपी माइंडेड है, जब वो कहते हैं कि बिहार में घुसपैठी आ गए, सबसे पहले वो कहते हैं कि वो नाकामयाब रहे हुए हैं, क्योंकि 20 साल से आपकी सरकार रही है बिहार में और केंद्र में आपकी 11 साल से सरकार रही, फिर भी आप कहते हो कि घुसपैठी आ गए हैं। क्या कि आपके हिसाब से घुसपैठी आ गए हैं, आप जैसा कह रहे हो। लेकिन जब आप कह रहे थे पूरा एसआईआर का प्रोसेस इसलिए होना चाहिए ताकि घुसपैठिए वोट नहीं कर पाए, और जब बीएलओस फॉर्म भर रहे थे तो बीच में बड़ा एकदम सूत्रों चल रही थी कि घुसपैठिए मिले हैं बीएलओस को बिहार में, लेकिन फाइनल लिस्ट में एक भी घुसपैठियों की संख्या नहीं है, ना नाम उनका दिया गया है। और अभी पूरे चुनाव में मोदी जी जाकर घुसपैठिया करेंगे, तो मतलब वो होता कहावत है ना, तो कह रहे हैं कि भाई देखिए जो घुसपैठी थे उनके नाम काट के हमने उनको हटा दिया है ताकि जो असल मतदाता है उनके साथ नाइंसाफी ना होने पाए। गजब, क्या मतलब क्या ये लॉजिक है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा दरिया दिली दिखाया कि उसने नाम काट दिया, लेकिन हमारे पास होम मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्ट्री भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है कि घुसपैठिए हमारे देश में रहकर हमारे देश का अनाज खा रहे हैं, हमारे देश की सेवाओं में, हमारे देश का जो सुविधाओं में वो भाग ले रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, और बस उनका नाम इलेक्शन लिस्ट से काट दिया गया, बाकी वो एंजॉय करते रहे। होम मिनिस्ट्री उस पर कुछ नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन ने तो कर दिया अपना काम। अरे उस पर एक टर्म नहीं है घुसपैठिया का, लिख देते आपकी ये जो 4 लाख वोटर्स नाम कटे हुए हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, इसमें घुसपैठिए भी हो सकते हैं। आपने ये नाम नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जैसे आप लिखोगे घुसपैठिए वैसे सीधे अमित शाह जी पर सवाल उठेगा कि आपके रहते हुए इस देश में घुसपैठिए कैसे आए। अमित शाह जी पर सवाल उठेगा ना। आप बताइए घुसपैठिए क्यों नहीं लिखे? बिहार के अंदर चुनावी हथियार बनाया जा रहा है क्या? आरजेडी वोटरों को उनके अधिकार दिलाने के लिए कोई लीगल एक्शन भी लेने जा रही है मैम? लीगल एक्शन नहीं ले रहे, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा लीगल एक्शन क्या होगा आप बताइए। हमें आधार कार्ड ऐड करवाना है तो हम जब कह रहे हैं कि भाई होम मिनिस्टर जी अपना काम कर लीजिए, आपने बोला था सीए एनआरसी करवाएंगे, घुसपैठिए निकालेंगे, आपको पूरे देश को बताना कितना आपने निकलवाया। आप बोले कि एसआईआर करवाएंगे, आपको बताना चाहिए। हम सड़क पर भी लड़ रहे हैं, हम सदन में भी लड़ रहे हैं, हमने तो एसआईआर पर चर्चा हो इसकी मांग की हुई थी पार्लियामेंट में, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया। आप बताइए ना, क्या एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती थी? एक और लॉजिक आपको समझाती हूं मैं। ये बोलते थे एसआईआर पर चर्चा सदन में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सदन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। वाह, मतलब इस तरह की ये सवाल का जवाब देते, लेकिन यही बीजेपी के नेता और यही बीजेपी के प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों पर बीजेपी के प्रवक्ता होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रवक्ता बनते हैं। तब डिबेट होगी, टेलीविजन पर डिबेट होगी। क्या टेलीविजन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रवक्ता रहते हैं क्या? बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी हो गई, सीबीआई हो गया, पुलिस हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, खुद कोर्ट हो गए। इनका समाधान हमारे डेमोक्रेसी में हमारे सदन से ही निकलता है जब कोई समस्या आती है। ये कह देना कल का मान लीजिए ईडी और सीबीआई पर कोई जो है बहस करवानी है, और ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं के ऊपर एकदम जब इलेक्शन आता है तो उनका जीपीएस उनको मिल जाता है वहां जाने के लिए। अगर हमें ईडी और सीबीआई पे कोई बहस करवानी है तो ये क्या कहेंगे? ईडी और सीबीआई पर बहस नहीं हो सकती पार्लियामेंट में, क्योंकि कोई ईडी और सीबीआई का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पार्लियामेंट में। पुलिस प्रशासन पर बहस नहीं हो सकता, पुलिस को लेकर कोई कानून नहीं बन सकता, क्योंकि कोई पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पार्लियामेंट में। ये लॉजिक आपको कहीं से डाइजेस्ट लगता है, डाइजेस्ट करने लायक है? नहीं है। बात यह है कि सदन मांग रहा था, पूरे देश भर में आप एसआईआर की बात करवा रहे थे। समय बाकी बचा है, क्या है आप लोगों की स्ट्रेटेजी बाकी? हमारा यही सवाल था कि बहुत कम समय बचा है, 2020 का चुनाव 2025 का हमारे सिर पर है, और अक्टूबर में फर्स्ट या सेकंड वीक तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस भी कर देगी। हमने ये कहा कि मात्र 2 महीने का समय है। अब 2 महीने के समय में बिहार की 13 करोड़ जनता, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है ना कि आपको जो मालूम है कि हाँ 7-8 करोड़ वोटर्स हैं, आप उन्हीं से डॉक्यूमेंट्स लोगे, ऐसा नहीं है ना। आप 13 करोड़ जो बिहार की जनता है, 14 करोड़ आप उसमें देखोगे कि एलिजिबल वोटर्स कौन है। इसका मतलब आपको हर एक पर्सन के पास रीच करना होगा, हर एक पर्सन के पास। चलिए देखिए, बिहार में एसआईआर पर इतना बवाल है, लेकिन एसआईआर पूरे देश में भी क्या लागू होना चाहिए? इस पर आरजेडी का क्या स्टैंड है मैम? हमने तो यह भी कहा कि एसआईआर करवाइए। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं थे, हम कोर्ट में भी यह नहीं बोले कि एसआईआर रद्द होना चाहिए, हम इस पर नहीं बोले, लेकिन हमारा यह कहना था कि प्रॉपर समय लीजिए। टीडीपी तो अलायंस पार्टनर है ना बीजेपी का, उनके नेता भी तो यही कह रहे थे।
उनके नेता भी यही कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर जब चुनाव हो एसआईआर जैसे प्रोसेस नहीं होने चाहिए। क्या ये अपने अलायंस पार्टनर का सुने? नहीं सुने। तो हमारा ये कहना है कि एक तो आप प्रॉपर समय लेते, डर किस बात का है? किस चीज की चिंता सता रही है आप लोगों को? ये तो चिंता आपको भी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में 4th पिलर होने के नाते चिंता आपको भी इस बात की है कि अगर किसी का भी वोटर कट जाए, 1% का भी वोटर कट जाए और अपना वो अधिकार, अपना वोटिंग नहीं कर पाए, और हमारे संविधान में सिर्फ एक ताकत एक ऐसी है, वोट का अधिकार, जो आपको भी हमसे बराबर करती है और सबको बराबर करती है। अगर इसमें किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम हट जाए तो चिंता आपको भी उतनी होनी चाहिए जितना मुझे होनी चाहिए। इस बात की भी है कि अगर आपको चुनाव आयोग पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, कांग्रेस भी कह रही है कि भाई ये लिस्ट बिहार की लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट तो भाई चुनाव आयोग ने अपनी जारी कर दी है, ऐसा लग रहा है, तो फिर जो नतीजे आएंगे उन पर कैसे विश्वास करिएगा? पहली बात ये समझने की जरूरत है कि जब ये कहते हैं कि चुनाव आयोग पर हमें भरोसा नहीं है, सबसे पहले ये गलत। चुनाव आयोग का काम है अपने भरोसे में सबको लेकर चले। चुनाव आयोग का काम है कि जनता उस पर ट्रस्ट करती रहे, भरोसा करती रहे, वो ऐसा काम करे। चुनाव आयोग का कर नहीं, मैं कैसे आप बताइए, चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कि बिहार जैसे स्टेट में बाढ़ का समय हो, मात्र 2 महीने में, जहां सबसे ज्यादा पलायन हो, लोग बाहर हो, मात्र 2 महीने के अंदर आप एसआईआर का प्रोसेस करवा रहे हो। ठीक है, आपने करवाया। दूसरा, बिहार में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल हैं, आपको भी ये मालूम होगा, चुनाव आ रहा है और हर कोई देख रहा है। क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुलाया था, उनसे बात किया था, कॉन्फिडेंस में लिया था? नहीं लिया था। पक्ष विपक्ष किसी को नहीं लिया था। अपने मन से एक फरमान जारी कर देना, एक प्रेस नोट जारी कर देना कि आ रहे हैं हम आपके स्टेट में, अब आपका हम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। इस बवाल का जनता पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो देखिए चुनावी नतीजे ही क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अब मैं महिलाओं को लेकर बात करना चाहती हूँ, आधी आबादी को लेकर बात करना चाहती हूँ। महिलाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों योजनाएं ला रही है। सशक्तिकरण के ये सच्चे प्रयास या महज चुनावी हथकंडे? देखिए, आप जिस भी प्रोग्राम की बात कर रही हैं उसकी हकीकत मैं बताना चाह रही हूँ कि बिहार में बहुत ये लोग सीना ठोकते हैं ना, जीविका दीदी को हमने ये कर दिया, 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी हैं। मैं आपको बिहार की जीविका दीदी की हालात बताना चाह रही हूँ। हालात ये है कि हर जीविका दीदी, आप किसी भी गांव में चले जाइए, 15-20 जीविका दीदी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हर जीविका दीदी का हाल यह है कि 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जीविका दीदियों ने लोन लिया हुआ है, और उस लोन के कारण आज अभी जो 10,000 रुपए रिलीज करने की बात कर रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं ना, वो 10,000 मात्र ब्याज में जाएगा। जीविका दीदी प्रोग्राम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें आपको कोई सरकार आर्थिक मदद ऐसे कर रही हो, जितना देती है उससे ज्यादा उसमें घुसखोरी होती है। अधिकारी आते हैं, 10,000 दिए जा रहे हैं बिहार की महिलाओं को। 10,000, अब उससे उनका सशक्तिकरण नहीं होगा? मैं आपसे बस पूछ रही हूँ, 10,000 जो दिया जा रहा था, दिया गया, वो यह कहकर दिया गया कि व्यवसाय अपना महिलाएं शुरू करेंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, 10,000 अगर मैं देती हूँ किसी को, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी महिला है जो 10,000 में व्यवसाय अपना शुरू कर सकती है? अगर व्यवसाय शुरू करवाना था तो आपको और ज्यादा अमाउंट देना था। कैसे? मैं बता रही हूँ कि जब जातिगत सर्वे हुआ बिहार में, 94 लाख परिवारों को हमने आइडेंटिफाई किया था जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, उसमें अक्रॉस द कास्ट था, उसमें चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सवर्ण जाति से हो, हर कोई था कि अगर जो गरीब परिवार है उनको 2-2 लाख रुपए दिया जाए ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना व्यवसाय शुरू कर सके। 2 लाख एक अमाउंट होता है जिसमें छोटा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, लेकिन 10,000 में क्या शुरू किया जा सकता है ये आप बता दीजिए। मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी को और क्या नीतीश कुमार जी को अभी सोचा कि जब चुनाव सामने है और किसी ने इनको मुहूर्त बताया था क्या कि व्यवसाय जो है इसी समय ही शुरू हो सकता है? 20 साल से आपने तो व्यवसाय नहीं शुरू करवाया। तो क्या आप ये कह रही हैं कि ये महिलाओं के वोट खरीदने का प्रयास है? ब्राइब, मैं कह रही हूं ये एक तरीके का ब्राइब है, वोट खरीदने का तरीका है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये जो महिलाएं जो बिहार की हैं वो अभी आरजेडी की तरफ वोट करने जा रही हैं। महिलाएं इनसे परेशान हो चुकी हैं, कर्ज में डूब चुकी हैं, तो ये इनको लगता है कि बिहार की महिलाएं इनके 10,000 पैसे दे देने से वोट उनका बिक जाएगा। मोदी जी, ये आपको गलतफहमी है। गलतफहमी है कि अगर आपको यह लगे कि 10,000 आप दे दोगे तो महिलाएं का वोट खरीद लोगे। आपकी हिम्मत कैसी हुई वोट खरीदने की कोशिश भी करने के लिए? कैसी हिम्मत हुई? और दूसरा मेरा सवाल है जदयू से, क्या आप बताइए कि मुख्यमंत्री योजना होता है, ठीक है, ये योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, और इसको घोषणा कौन करता है? इसको घोषित करते हैं प्रधानमंत्री जी। मतलब क्या नीतीश कुमार जी को साइड कर दिया गया है?
नीतीश कुमार जी वो मुख्यमंत्री रहे हैं जो इतना सा करते हैं तो इतना कहते हैं, इतना सा करते हैं तो इतना चिल्लाते हैं कि पहले कुछ था जी, देखो हम आए तब न कर दिए जी, पहले कुछ नहीं था जी, पहले तुम कहाँ कपड़ा पहनते थे, पहले कुछ नहीं था, ऐसा कहते। मैं आपसे बस सवाल पूछ रही हूँ नीतीश कुमार जी से भी सबसे कि मुख्यमंत्री योजना का उद्घाटन घोषणा कर प्रधानमंत्री जाकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि नीतीश कुमार जी को साइड कर दिया गया है। इसका मतलब साफ साफ है कि बीजेपी जो है वो जदयू को चलिए, अब आपने चूंकि नीतीश कुमार के साइड होने की बात कही, मैं अब महागठबंधन का जिक्र करना चाहूंगी। क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव को साइड कर दिया गया है? कौन? क्या महागठबंधन के अंदर सब कुछ सही है? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि देखिए, सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहने से हिचक रही है। क्यों? क्या यहाँ पर साइडलाइन किया जा रहा है तेजस्वी यादव को? देखिए, एक पहली बात है, अगर तेजस्वी जी खुद साइडलाइन होना चाहे ना और बोल दे कि मैं साइडलाइन होना चाहता हूं, तो जनता उनको साइडलाइन नहीं होने देगी। कारण यह है कि आपको भी मालूम है कि तेजस्वी जी ही विकल्प हैं और महागठबंधन के लगभग सारे पार्टनर जो है हमारे, वो तेजस्वी जी पर ही मुहर लगाए हुए हैं। 2020 का चुनाव हो तो भी तेजस्वी जी ही चेहरा थे, 2024 के लोकसभा में वही कैंपेन कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर एक पार्टनर, मैं तो सीधा पूछती हूँ कि एक बयान आप चलवा दीजिए साइड में, जहां यह कांग्रेस कह रही हो कि तेजस्वी जी हमारा चेहरा नहीं होंगे, लेकिन होंगे ये भी तो नहीं कह रही है। नहीं होंगे तो ये चलवा दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि राइट समय का हो सके उनको इंतजार हो। आपको भी मालूम है कि अलायंस होता है, जो अलायंस में बहुत सारी चीजें होती हैं। एनडीए ने तो कह दिया भाई नीतीश थे, नीतीश है, आगे भी नीतीश ही रहेंगे। बोला? तो आपकी तरफ से दूल्हा कौन बोला? कौन बोला? बहुत नेता वहां के बहुत नेता, नीतीश बहुत नेता। क्या मतलब? एक सेकंड, बहुत नेता क्या कहने का आपका मतलब है? बहुत नेता में तो हमारे अलायंस पार्टनर में माले आता है सीपीआई-एमएल, उसने भी कह दिया तेजस्वी जी चेहरा होंगे। हमारे में वीआईपी पार्टी, उन्होंने भी कह दिया। हमारे में जो है कि जितने भी पार्टनर है सबने कह दिया, तो हमारे सारे पार्टनर कह दिया। तो मैं अपने बीजेपी की तरफ से आपने बोला बहुत नेता ना, लास्ट मोमेंट पे राहुल गांधी को लोग आगे कर देंगे। नहीं, एक ओ मतलब अभी तो कम से कम कुछ तो बोलिए। नहीं, आप एक बात बताइए हमको, क्या अमित शाह जी ये नहीं बोले थे कि मुख्यमंत्री चेहरा हमारे चुनाव के बाद डिसाइड होगा? ठीक है, नहीं, तो फिर आपसे पूछ रहे अधिकार है। नहीं, मैं आप ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं 20 सेकंड और कहना चाह रही हूँ। मेरा यह भी सवाल है कि आप बताइए, क्या चिराग पासवान जी यह नहीं बोले कि मैं अकेले 243 सीटों पर लड़ूंगा? मेरा आपसे सवाल है, क्या जीतन राम मांझी जी यह नहीं बोले कि अगर मुझे संतोषजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो मैं अकेले लड़ने के लिए तैयार हूं? बिल्कुल, सबको अपना अपना अधिकार प्राप्त है, ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है, आरजेडी को भी पूरा अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं। तेज प्रताप यादव का मैं जिक्र करना चाहूंगी, उनका पार्टी से बाहर होना, खुद की नई पार्टी बना के चुनावी ताल ठोकना, आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है? सबसे पहली बात कि हर किसी को अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, बिल्कुल, है ना। सबसे दूसरी बात कि हर किसी को चुनाव लड़ने का और लड़ाने का अधिकार है। अगर वो बनाए हैं, लड़ाना चाहते हैं राजनीति में, ये तो सबको संविधान अधिकार देता है। हम कौन होते हैं कमेंट करने वाला? बिहार में तो हर साल पॉलिटिकल पार्टी बनती है। उसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या आरजेडी को इससे कुछ नुकसान हो सकता है? आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि इससे बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है? इससे जदयू को भी नुकसान हो सकता है, इससे चिराग पासवान जी को भी नुकसान हो सकता है, जीतन राम मांझी जी को भी नुकसान हो सकता है। आरजेडी को, कांग्रेस कुछ करे तो आरजेडी को नुकसान होगा क्या? तेज प्रताप जी कुछ करे तो आरजेडी को नुकसान होगा क्या? बीजेपी कुछ करे तो आरजेडी को नुकसान होगा क्या? इसका मतलब है कि आरजेडी इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है बिहार में कि हर किसी को सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की पड़ी है। ये सवाल मैंने इसलिए किया था मैम, क्योंकि वो आरजेडी से, लालू परिवार से अलग हटे हैं। हाँ, तो वहां से बिखर कर वो बाहर गए हैं और उसके बाद अब वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इसलिए सवाल आरजेडी से करना जरूरी है। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? फिर हमारी ही पार्टी से निकले हुए सम्राट चौधरी भी हैं, जो गए हुए थे, बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके चले जाने से कौन सा हमारा बड़ा हानि हो गया? नहीं हुआ ना। नेता जाते रहते हैं, आइडियोलॉजी, पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता वहीं पर खड़े रहते हैं और उसी आइडियोलॉजी और उसी विजन के साथ खड़े रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं जी। तो इसमें आरजेडी को, हर किसी से आरजेडी को नुकसान होगा, ये हमको लगता है कि आरजेडी का कॉन्फिडेंस अच्छा है। अब ये देखिए, फाइनल फैसला तो जनता के ही हाथ में है। लेकिन मैं अब एक और मुद्दे का यहाँ जिक्र करूंगी, भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लोग भी उठा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी के खिलाफ सबूत दिखा दिखाकर माहौल बना रहे हैं। उनसे खतरा है आरजेडी को? किससे? अब फिर वही बात कि प्रशांत किशोर कहीं वो मौके पे चौका ना मार जाए, ये तो मतलब कहीं आपके हाथों से चीजें छीन ना जाए। सुनिए ना, ये आरजेडी की ताकत है
कि हर किसी को से खतरा बताया जाता है कि आरजेडी को इससे खतरा है, आरजेडी को उससे खतरा है, आरजेडी को उससे खतरा है। अब सोचिए कि 20 साल से, मतलब बीच में हम लोग 17-18 महीने सरकार बनाए आए, लेकिन 20 साल से कोई अगर क्षेत्रीय दल जो पावर में नहीं रहती है, आप किसी से पूछ लीजिए, और वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी बन के रहे ना, ये लगभग इम्पॉसिबल है। बहुत सारी चीजें हमारे खिलाफ की गई, बहुत और आए हमारे सामने, फिर भी आज बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं और रहेंगे और सरकार बनाएंगे। तो पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम कब नहीं बोले? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी जी लगातार बोले हैं कि डीके टैक्स चलता है। मतलब जो सचिव लोग हैं ना नीतीश कुमार जी के इर्द जो घूमते रहते हैं, डीके टैक्स की उगाही करते हैं। हमने हमेशा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, लेकिन हमारा यह भी मानना है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक भी अगर किसी पर आरोप लगाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बीजेपी में जो बैठे हैं, ऐसा लग रहा है सबको सांप सूंघ गया है। भाई ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते, पुलिस प्रशासन अपना लगा देते, पूरा मंत्रालय अभी बीजेपी और जदयू का भ्रष्ट है। फिर भी यही लोग राजा हरिश्चंद्र हैं। सोचिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई बिहार की पूरी जनता आप लोगों के साथ है, अच्छी बात, अच्छा कॉन्फिडेंस आरजेडी का, लेकिन परिवार के लोग ही क्यों बगावत पे उतर आए? मैं रोहिणी जी का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी, क्यों नाराज हो गई? कहाँ नाराज? अभी आपने तेजस्वी जी का एक बयान सुना होगा, उन्होंने बोला कि हमारी बहन को जो भी कुछ बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ परिवार में बगावत है? परिवार में बगावत होने के लिए परिवार होना चाहिए। जिनके परिवार नहीं वो क्या परिवार पर बात करते हैं? और सबसे बड़ी बात, परिवार को राजनीति करने वाले, माँ पे राजनीति करने वाले, माँ की गाली पर राजनीति करने वाले, राजनीतिक दोहन करने वाले जो दिवंगत हो चुकी हैं, वो लोग हमसे ये ना पूछे कि आपके परिवार में क्या चल रहा है। हमारा सब ठीक है। तेजस्वी जी ने बयान दे दिया हुआ है कि बहन के ऊपर किसी भी तरह का कमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको याद है यही सम्राट चौधरी ना इतना गंदा बयान दिए थे, इतना गंदा बयान दिए थे कि अपना किडनी दी है टिकट के लिए। आपको याद है लोकसभा 2024 में हमने उनको घेरा था। महिलाओं और बहनों की इज्जत ना करने वाले लोग हमसे पूछते हैं, जिनके ऊपर रेप का, जिनके ऊपर मोदी जी जो जाते हैं 2-2 हजार 3-3 हजार वीडियो जिनके होते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं। हमारी महिला प्रवक्ता सारिका पासवान जी को जो बोलता है एक लड़का कि इनको घुमा देंगे सड़क पर, इनका साया उतार देंगे, इनका साड़ी उतार देंगे, मैं इसको बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन माफ करिएगा बोलना पड़ता है। उसको अपने प्राइवेट जेट तक बुलाते हैं और अभिनंदन करते हैं उसका। और ये लोग बात करेंगे परिवार का, जिनके पास खुद का परिवार नहीं है, जिनके दूसरों का परिवार की इज्जत नहीं करते हैं, जो माँ और बहनों की इज्जत नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के परिवार पर राजनीति कर सकते हैं। और चलिए, परिवार पर बात होगी, परिवार पर बात होगी, अब बिहार के युवाओं की बात कर लेते हैं। बिहार का युवा रोजगार के लिए राज्य से बाहर जा रहा है। पलायन का आंकड़ा करीब 3 करोड़ पहुंच चुका है। क्या वजह है कि इतने सालों में कोई स्थायी समाधान निकल ही नहीं पाया? इस बार इसको लेकर आरजेडी की क्या है योजना? अस्थायी समाधान निकालने वाले अगर हों तो अस्थायी समाधान निकले। हमारी 17 महीने की सरकार थी, हमने नौकरी 5 लाख दी, लेकिन 20 साल में मैं पूछ रही हूं, और 17 महीने जो 2011 से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बताएं कि बिहार में अगर एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हो तो, कोई कंपनी दिए हो तो, कोई इंडस्ट्री दिए हो तो, इनको फैक्ट्री देंगे गुजरात में जाकर, और बिहार में आकर इनको विक्ट्री किस पे चाहिए? भाइयों और बहनों, मेरी माँ को गाली दी गई, हमको वोट दे दो। भाइयों और बहनों, यहाँ पर घुसपैठी आ गए। अरे शर्म नहीं आती आपको मोदी जी कि घुसपैठी आए? अगर तो आप ही की कमी है, और माँ पे तो राजनीति कतई करिए नहीं। तो हमारा जो विजन है, जिसपे आप पूछ रही थी, हमारा साफ विजन है कि सरकारी नौकरी बिहार में टोटल जो पद है ना वो 18 लाख है। पता है अभी सिर्फ और सिर्फ 12 लाख सरकारी नौकरी दिए गए हैं, बाकी खाली हैं। और इन 12 लाख नौकरियों में 5 लाख तो तब दिए गए जब तेजस्वी जी आए थे 17 महीने की सरकार में। बाकी जो पद रिक्त हैं उसको भरे जाने की जरूरत है। बिहार में इंडस्ट्री की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, प्राइवेट सेक्टर्स नहीं आएंगे और आईटी हब्स नहीं बनेंगे, नए टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स के यूनिवर्सिटीज नहीं खुलेंगी, तब तक पलायन का समाधान नहीं निकल सकता। और ये विजन अगर किसी के पास है तो हम लोग के पास है। अगर इनके पास होता तो ये 20 साल में इंप्लीमेंट कर देते। इन्होंने 20 साल राजनीति बस लालू जी को गाली देकर की। लालू जी को गाली देने को इन्हें न मिले तो इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं होता बिहार में चुनाव लड़ने का। अब देखिए, गाली पर लोग ताली बजाएंगे या फिर मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये तो वोट के जरिए ही, ये तो चुनावी नतीजों के जरिए ही क्लियर कहा जा सकेगा। लेकिन मैं जाति फैक्टर का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति में जाति फैक्टर हमेशा से ही हावी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आज का युवा वर्ग विकास की बात करता है,
क्या आरजेडी इस बदलाव के लिए तैयार है? क्या बिहार की सियासत जाति धर्म से ऊपर उठ पाएगी? बिहार की सियासत जो है वो रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, वो जातियों के रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। जाति और धर्म की कोई राजनीति अगर करता है, खासकर धर्म की, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और वो तो दिख जाएगा कि चुनाव आते ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र और मुजरा, न जाने क्या क्या प्रधानमंत्री कहते फिरेंगे। तो अगर जाति और धर्म से ऊपर उठकर जिसकी आप बात कर रहे हैं राजनीति का, हम उसी पर राजनीति कर रहे हैं। हमारी वही पिच है 2020 में जब हम बेरोजगारी पर बात करते हैं ना, तो हर जाति और हर धर्म के युवा बेरोजगार हैं। जब हम कहते हैं पलायन का इशू, तो हर जाति और हर एक धर्म का युवा पलायन कर रहा है। पलायन कोई जाति देखकर तो हो नहीं रहा है, बेरोजगार कोई जाति देखकर तो है नहीं। ये जो मुद्दे हैं ना, खासकर अच्छी पढ़ाई का, आप बताइए ना कि इतने सालों की सरकार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मोदी जी बिहार को दिए हुए। 2015 की विधानसभा चुनाव में आए थे, क्या कहते थे, भाई और बहनों कितने करोड़ दे दूं, चलो 50 करोड़ देता हूं, 100 करोड़, 125, पता नहीं कितनी की बोली लगाकर चले गए थे, एक पैसा नहीं मिला। ये कहते हैं यहाँ की चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसको चालू करवाऊंगा और यहीं के चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊंगा। आज तक चीनी मिल ओपन नहीं हुआ है। पटना विश्वविद्यालय को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांग रहे थे, नहीं दिया गया। आरक्षण की बढ़ाई हुई सीमा को 9 शेड्यूल में डालने की मांग कर रहे थे, नहीं डाला गया। ये कह रहे थे पूर्णिया में, दरभंगा में, भागलपुर में एयरपोर्ट खोलने की ना, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में जा रहे थे ना। तो ये बताएं कि कितने हवाई चप्पल वाले, आप तो हवाई जहाज से ट्रेवल करती होंगी, क्या आपने देखने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे हैं? ये जुमला जो है, धोखा जो है, मैं कहूंगी कि बिहार को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। अच्छा, वो कहते हैं अगर विपक्ष कह रहा है हम जुमलेबाज हैं, हम जुमला देते हैं, तो आप लोगों ने तो जंगल राज दिया था। जंगल राज को लेकर आप लोगों के समय में कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जाता है कि क्या उसी जंगल राज को बिहार के लोग फिर से वापस लाना चाहते हैं? अपना अपना नजरिया है और उसको हमारे समय को जंगल राज पेश किया गया और यह कोट करके कि कोर्ट ने कहा है, पटना हाई कोर्ट ने कहा है जंगल राज आ गया। मैं दावे के साथ कहती हूं कि अपने पूरे टीम को लगा दीजिए, पटना हाई कोर्ट ने कभी भी हमारे सरकार को जंगल राज नहीं कहा था। पटना नगर निगम में को बुलाया, समन किया था, क्योंकि आपको ही मालूम है हर साल कौन सा ऐसा सिटी है पूरे देश में जो कि पानी, बरसात के मौसम में पानी से जल जमाव वहां नहीं होता। पटना में भी हुआ था। 1997 में पटना हाई कोर्ट ने नगर निगम को समन किया और बोला कि क्या चल रहा है, पानी क्यों जमा हुआ है, जंगल राज चल रहा है क्या? नगर निगम को कहा था, सरकार को कभी नहीं कहा था। लेकिन फिर भी ये लेबल किया गया कि लालू जी की सरकार, राबड़ी जी की सरकार जंगल राज की सरकार है। और आज भी ये लेबल किया जाता है, गलत फैक्ट पे लेबल किया जाता है। लेकिन यह लोग भूल जाते हैं कि आज बिहार में अपहरण हो, लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, हर तरह के जो केसेस है ना, वो 300% राइज किए, 300%। लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि महाजंगल राज या जंगल राज का तमगा आज की नीतीश और बीजेपी सरकार को दे दे। लेकिन फिर वो याद दिलाते हैं कि आपको वो दौर याद नहीं है क्या? आज आरजेडी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन क्या आरजेडी भूल जाती है कि उसके समय में किस तरह से बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी? तब कहां था लोकतंत्र? तब क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी? बूथ कैप्चरिंग आज पूरे सिस्टम के माध्यम से पूरा इलेक्शन कैप्चर हो गया है। पूरे सिस्टम के माध्यम से लीगली, मैं लीगली कह रही हूं, पूरा सिस्टम के माध्यम से इलेक्शन कैप्चर हो गया है कि वोट कौन देगा, वोट कौन नहीं देगा, ये बीजेपी डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। और बूथ कैप्चरिंग की जिसकी बात कर रही हूं, मैं उसको भी बता देती हूं, मुझे 30 सेकंड में बस लगेगा। पता है क्या होता था? गांव में कौन वोट देगा, कौन नहीं वोट देगा, ये चंद लोग डिसाइड करते थे पहले, लालू जी के आने के पहले। और वो बैठ जाते थे कि अच्छा चुनाव है, जिस दिन वोटिंग होता था तुम नहीं वोट देने जाओगे। जब ये लालू जी आए तो उन्होंने बोला हर कोई वोट देने जाएगा। जो सामंती लोग थे ना, वो बैठते थे वहां पर, और जब कौन बूथ लूटता था पता है? यही लोग लूटते थे। जहां पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित जाकर वोट करने लगा, वहां का बूथ लुटवा देते थे या सामंती लोग, कि ये लोग कैसे जाकर वोट करने लगा। वोट करने का अधिकार हमें संविधान ने बहुत पहले दे दिया था, लेकिन बिहार में जो सामंती लोग थे ना, वो गांव के दरवाजे पर, मुहाने पर लाठी लेकर, डंडा लेकर, गोली बंदूक लेकर बैठ जाते थे कि ये लोग वोट करने नहीं जाएंगे। जब उनको वोट करने का ताकत मिला, वोट किए, तो वो लोग बूथ लुटवाने की कोशिश करते थे, जिससे लेबल किया गया हमारे सरकार से। और आप इस पर पूछिए, मैं इसको तथ्य के साथ रख सकती हूँ, जितना बदनाम हमारी सरकार को किया गया, जितना भ्रष्टाचार पे बदनाम हमारी सरकार को किया गया, शायद किसी को इतना नहीं किया गया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंचना यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि जो मुद्दे आपने भी यहाँ पर उठाए हैं, जो तथ्य आपने भी यहाँ पर रखे हैं, वो जनता तक जरूर पहुंचेंगे और उसका क्या इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ता है वो तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही।